दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से लेकर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी तक कुल मिलाकर 10 महत्वपूर्ण लोगों के खिलाफ चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी जैसे तमाम धाराओं में अपराध दर्ज हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और ये अपराध जैसा है उसे सुनकर आपकी खोपड़ियां घूम जाने वाली है। हाल ही में आपने देखा था कि दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को उठाने की कार्रवाई शुरू हो गई। मगर इसके पीछे का जो खेल है, जिसे अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने उजागर करने का दावा किया है, बहुत ही गंभीर है। ये खेल अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस तरीके से सत्ता में बैठे हुए लोग और सिस्टम में बैठे अधिकारी मिलकर देश की जनता का खून चूस लेना चाहते हैं और इसका लाभ धन्ना सेठों को पहुंचाना चाहते हैं। और अपना तो बनता ही है। किस तरीके से नियम कानून हर चीज की धज्जियां उड़ाते हुए बड़े बड़े सेठों को कथित रूप से लाभ पहुंचाने के लिए आम आदमी की कमर तोड़ने की कोशिश हो रही है। लोगों को कहीं ना कहीं बंधक बनाने का काम हो रहा है, उसे समझिएगा और देखिएगा किन किन लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है और कैसे हुआ है, क्यों हुआ है और किस तरीके से दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये जो 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की, उन्हें कबाड़ में डालने की कवायद शुरू हुई है, ये सिर्फ एक मामले से बंद हो सकती है। संबंधित वकील का दावा है कि यह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एकदम आसान भाषा में पूरी बात को समझेंगे। उधर गोदी मीडिया के कई न्यूज चैनल लपेटे में आ रहे हैं। जी न्यूज से लेकर अंबानी सेठ का न्यूज 18 और रिपब्लिक टीवी से लेकर एबीपी न्यूज, सब ने बेहद शर्मनाक कांड किया था और अब फंसते हुए दिख रहे हैं। गोदी मीडिया ने ये वाला जो कांड किया था वो भयंकर भयंकर देशद्रोह कहा जा सकता है। अच्छा, एक बात और बता दें, लोन वगैरह लेने से पहले सावधान रहिए। अगर किस्त नहीं भर पाए तो बैंक वाले पत्नी भी उठा ले जाएंगे और बैठा लेंगे, कहेंगे कि पहले पैसा दो तब पत्नी मिलेगी। ये खेला रामराज का है। इन सब पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी उन मुद्दों पर खुल के बात हो पाती है जिन्हें छुपाने, दबाने और आपको टोपी पहनाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इसके QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गाड़ियों वाला मामला देखते हैं। गुड़गांव स्थित एडवोकेट हैं मुकेश कुलथिया। काफ़ी दिनों पहले भी मुझसे इन्होंने कई बार इस बारे में बात की थी, कई बार हमारी फ़ोन पर चर्चा हुई। उसी वक्त से इन्होंने ये दावा करना शुरू कर दिया था कि ये जो 10 साल 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने की बात हो रही है, ये अवैध है। और बार बार ये लोग सुप्रीम कोर्ट तथा NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हवाला देते हुए झूठा दावा करते हैं और जनता को कहीं ना कहीं ठगने का काम हो रहा है। अभी आपने देखा दिल्ली में जैसे ही पुरानी गाड़ियों को जब्त करने की बात सामने आई, पेट्रोल पंप से तेल मिलना बंद हुआ, चारों तरफ हाहाकार मच गया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका कहना था कि उनकी गाड़ी की उम्र भले ही 10 साल या 15 साल होने वाली हो या हो चुकी हो, लेकिन गाड़ी एकदम मेंटेन्ड है। अगर मामला प्रदूषण का है तो प्रदूषण चेक करिए, वैसे भी बार बार चेक होता ही है। तो फिर जबरदस्ती गाड़ियों को जब्त करना कहां तक ठीक है। हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे लोग अपनी महंगी महंगी गाड़ियों को सस्ते दामों पर बेचने के लिए मजबूर हुए, रोते हुए बेच रहे थे, क्योंकि जब तेल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी खड़ी करके क्या करेंगे, धूल फकवाएंगे उसको। हालांकि बाद में सरकार ने फैसले को टाल दिया, मगर समझने वाली बात यह है कि अधिवक्ता मुकेश कुलथिया ने अदालत में यह आरोप लगाया है कि पिछले एक दशक से दिल्ली सरकार और बहुत सारी केंद्रीय एजेंसियों ने सुप्रीम कोर्ट और NGT तथा अन्य संस्थाओं का झूठा हवाला देते हुए जनता की वैध और रजिस्टर्ड गाड़ियों को जबरन जब्त करने और स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंपने का काम किया है, जबकि ये सब कुछ देश के मोटर वाहन कानूनों और संविधान के मूल अधिकारों का खुला उल्लंघन है। यानी एडवोकेट मुकेश कुलथिया का मानना है, दावा है कि न तो NGT ने और न ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश दिया है या निर्देश दिया है कि इस तरह से गाड़ियों को स्क्रैप कर दिया जाए इस उम्र के बाद। अब पहले जो अपराध दर्ज हुआ है उसको समझ लेते हैं, इसके बाद ये भी समझेंगे कि आखिर ये सब यदि आपराधिक षड्यंत्र है तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत वरिष्ठ नेताओं और कई बड़े बड़े अधिकारियों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन धाराओं की बात करें तो एडवोकेट ने हमें जो जानकारी दी है उसके अनुसार BNS की धारा 303, 309 यानी चोरी डकैती, धारा 318 4 धोखाधड़ी, 198, 199 लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना, धारा 61(1)(2) आपराधिक षड्यंत्र, धारा 336(1) जालसाजी, BNS की धारा 33 और 210 यानी आपराधिक प्रक्रिया की वैधानिक संरचना के अंतर्गत कार्यवाही करने की मांग, यानी बेईमानी करना, हानि पहुंचाना, अवैध रूप से कानूनन बाध्य होने पर भी कानून को न मानना, अपराध करना, चोरी डकैती, विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी, इन सारे आरोपों के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मजिंदर सिंह सिरसा, निहारिका राय परिवहन विभाग दिल्ली सरकार, विजय शर्मा जो कि सदस्य हैं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के, अजय चौधरी स्पेशल CP ट्रैफिक दिल्ली, दिनेश गुप्ता
गुप्ता एडिशनल सीपी ट्रैफिक दिल्ली, संजय अरोड़ा पुलिस कमिश्नर दिल्ली, कैलाश गहलोत पूर्व परिवहन मंत्री दिल्ली और गोविंद मोहन गृह सचिव भारत सरकार, यानी इन 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है। एडवोकेट मुकेश कुलथिया का यह दावा है कि दरअसल लोगों की गाड़ियां जब्त करके ये लोग संविधान के अनुच्छेद 301 का उल्लंघन किया है। मूल अधिकारों में से 19(1)D, 19(1)G और 21 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने अपने मुकदमे में स्पष्ट रूप से कहा है कि वाहनों की जब्ती, उन पर प्रतिबंध लगाना और स्क्रैपिंग की कार्यवाही न सिर्फ केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 के संशोधित नियमों 2019, 21, 22, 23 का उल्लंघन है, बल्कि ये भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता और भारतीय संविधान के कई प्रावधानों का भी घोर उल्लंघन करता है, यानी अपमान करता है। ये मामला पहले गुड़गांव की मजिस्ट्रेट अदालत में 5 जुलाई को दाखिल किया गया था, जिसे पूर्व स्वीकृति के अभाव में खारिज कर दिया गया। इसी आदेश को चुनौती देते हुए एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने एडिशनल सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की, जिस पर कोर्ट ने सीजेएम कोर्ट से रिकॉर्ड तलब कर लिए हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए संज्ञान लिया है। एडवोकेट का कहना है कि जब मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट रूप से वाहन की वैध उम्र 15 साल है और उसके बाद 5-5 साल के लिए रिन्यूअल की व्यवस्था है, तो फिर सरकार और अधिकारी किस अधिकार से जनता की गाड़ियां जब्त कर रहे हैं? ये तो सीधे सीधे जनता की संपत्ति की लूट हो गई और संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन हो गया। यानी एडवोकेट के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम में यह बात साफ साफ दर्ज है कि वाहन की उम्र 15 साल है, जिसके लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन फीस दी जाती है और इसके बाद 5-5 साल का रिन्यूअल भी होता है अलग से फीस देकर। यानी 15 साल के बाद भी आप 5-5 साल करके गाड़ी को रिन्यूअल करा सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन आगे बढ़ा सकते हैं, गाड़ी चल सकती है। तो फिर ये नई व्यवस्था कहां से आ गई? क्या सिर्फ गाड़ियों की उम्र ज्यादा हो जाने से वो प्रदूषण करने लग जाती हैं? बहुत सारे लोग शौकिया गाड़ी रखते हैं, पता चला कि 10 साल 15 साल की गाड़ी हो गई और चली है 20,000 25,000 किलोमीटर, 10,000 नहीं चली है, तो जाहिर सी बात है क्या वो गाड़ी भी प्रदूषण करने लगी है। बाकी दिल्ली समेत तमाम ऐसे शहरों में जो लोग भी रहते हैं, गाड़ी को लेकर उनकी सांस अटक गई है। ऐसे में एडवोकेट मुकेश कुलथिया का ये प्रयास कहीं न कहीं उन्हें राहत देने वाला हो सकता है। मगर सवाल ये उठता है कि आखिर जो सरकार और जो सिस्टम जनता की सहूलियत के लिए बनाया गया है, लोगों का जीवन आसान करने के लिए बनाया गया है, कहां तो गाड़ियों पर भारी भरकम टैक्स को कम कर दिया जाता, पेट्रोल और इंश्योरेंस से लेकर तमाम चीजों को कम किया जा सकता था ताकि लोग खरीद सकें। उसके उलट जिनके पास पहले से गाड़ियां हैं उसको बर्बाद करके सरकार को क्या मिलेगा? दरअसल इसके पीछे लोग कहानी ये बताते हैं कि जो बड़ी बड़ी मोटर कंपनियां हैं उनके साथ मेलजोल है, गठजोड़ है, उनकी गाड़ियां बिक नहीं रही हैं, हजारों की संख्या में गाड़ियां बनाकर गोडाउन में खड़ी हैं, धूल फांक रही हैं, ग्राहक नहीं है। ऐसे में ये एक आपराधिक षड्यंत्र हो सकता है कि जिनके पास पहले से गाड़ी है उन गाड़ियों को साजिश के तहत स्क्रैप करवा दिया जाए, तबाह कर दिया जाए, और जिन्हें गाड़ी से चलने की आदत है और पहले से गाड़ी रखते आए हैं वो कहीं न कहीं से जुगाड़ लगा के गाड़ी खरीदेंगे ही। तो आरोप ये लगता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग और बड़ी बड़ी कार कंपनियों तथा अधिकारियों की मिलीभगत से इस पूरे खेल को अंजाम दिया जा रहा है ताकि पुरानी गाड़ियों को बाजार से हटाया जाए, नई गाड़ियों की बिक्री शुरू हो जाए, कंपनियां माल कमाएं। और आप तो जानते हैं कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। अब देखना यह है कि आगे इस मामले में अदालत क्या करती है, क्योंकि अदालतों का रवैया कैसा है ये भी हमसे आपसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। यदि अदालतों से बहुत सारी उम्मीद की जा सकती और उनका डर सत्ता में बैठे लोगों के भीतर होता तो शायद वो लोग इतने बड़े स्तर पर देश की जनता को कथित षड्यंत्र के तहत लूटने का प्रयास न करते। देखते हैं अब आगे इस मामले में क्या होता है। एक नजर इधर डालिए, यदि आपसे कभी कोई एक झटके में पूछ ले कि बताइए भारत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो बिना सोचे समझे तपाक से उत्तर दिया जा सकता है कि भारत का गोदी मीडिया। पूरी दुनिया में इसने भारत की जैसी छवि खराब की है वैसा न भूतो न भविष्य। गोदी मीडिया ने एक नेता की छवि को भगवान से भी ऊपर बनाने के लिए पूरे मुल्क की छवि को मिट्टी में मिला दिया। देश की तबाही का एक सबसे बड़ा भागीदार गोदी मीडिया ही है। हाल ही में पहलगाम घटना हुई, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इस दौरान पाकिस्तान से भारी मात्रा में गोलीबारी हुई और पुंछ के रहने वाले अध्यापक मौलाना इकबाल की उसी गोलीबारी में मौत हो गई। यानी मौलाना इकबाल भारत के लिए शहीद हुए। हम और आप दूर दराज के क्षेत्रों में बैठकर युद्ध का आनंद ले सकते हैं। सोफे पर बैठ के चाय की चुस्कियों के साथ युद्ध जितना रोमांचक लगता है असल में उतना होता नहीं है उन लोगों के लिए जो लोग बॉर्डर के क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें उसका सामना करना है। जम्मू के पुंछ के बेला गांव में मिट्टी से बने एक घर में महीनों से मातम पसरा हुआ है। ये खबर दैनिक भास्कर की है। हालांकि हमने इस पर पहले भी बात किया था और दिखाया था कि किस तरीके से गोदी मीडिया ने देशद्रोह की सारी सीमाओं को पार कर दिया है। मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल का घर मिट्टी का है, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो कैसे आर्थिक परिस्थितियों में जी रहे थे। कारी मोहम्मद अब दुनिया से अलविदा कह चुके हैं। 7 मई को पाकिस्तान की बमबारी में उनकी मौत हुई थी। मोहम्मद इकबाल पूंछ में जामिया जियाउल उलूम नाम के मदरसे में पढ़ाते थे, मगर उनकी मौत पर भारत की गोदी मीडिया ने जी न्यूज, जिसके मालिक का सैकड़ों करोड़ का लोन मोदी सत्ता ने माफ कर दिया, न्यूज 18 इंडिया जो कि मुकेश अंबानी का चैनल है, जिस अंबानी की कंपनी का प्रचार देश के प्रधानमंत्री करते हैं और हर तरह से मदद
मदद करके कंपनी को लाभ पहुंचाते हैं। रिपब्लिक टीवी ड्रग्स दो वाला अर्नब गोस्वामी याद तो होगा ही, दिन रात देशभक्ति के नाम पर धंधा करने वाला यह व्यक्ति और इसके अलावा एबीपी न्यूज, इन सब ने मिलकर भारत के एक शिक्षक को आतंकवादी बता दिया। क्या हम और आप कल्पना भी कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपनी जान गंवा दी, जो शिक्षक हमारे देश के भविष्य को संवारना चाहता था और कई साल से इस प्रयास में था, यानी शिक्षा का प्रसार करता था, उसे हमारे देश के धन्ना सेठों के पाले हुए गोदी मीडिया ने, सत्ता के पाले हुए गोदी मीडिया ने आतंकवादी बता दिया। इन सब ने कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का कमांडर बता दिया और यह भी कह दिया कि 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में ये शामिल थे। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि गोदी मीडिया की खबरों का सोर्स क्या है, कहां से खबरें लाता है? इतना बड़ा झूठ। इसी बात से आहत शिक्षक का परिवार अब उनके सम्मान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। कारी मोहम्मद की पत्नी नसीम अख्तर गुस्से से लाल होते हुए कहती हैं कि मेरे पति देश के लिए शहीद हुए और मीडिया ने उनके बारे में झूठी खबरें चलाकर उन्हें बदनाम किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई। जब चैनलों को अपनी गलती पता चली तो उन्होंने माफी मांग ली। नसीम अख्तर को ये माफी मंजूर नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। वे कहती हैं कि माफी नहीं, पति की शहादत को झूठा बताने वालों को सजा मिलनी चाहिए। वैसे आप भी जानते हैं गोदी मीडिया वाले इतने लथेर हैं कि पहले जानबूझकर गलती करते हैं, किसी को अपमानित करते हैं, बदनाम करते हैं, फिर चुपके से माफी मांग लेते हैं। सवाल है कि जितनी प्रमुखता से एक शिक्षक को आतंकवादी बताया गया, क्या उतनी ही प्रमुखता से घंटों का शो करके माफी मांगी गई? अब परिवार ने जी न्यूज और न्यूज 18 को 5-5 करोड़ का मानहानि नोटिस भेजा है। पुंछ पुलिस ने इन चैनलों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। शिक्षक की मौत को करीब 3 महीने होने वाले हैं। दैनिक भास्कर के लोग वहां पहुंचे, गांव में पहुंचे, उन्होंने मदरसे को भी देखा जहां वो पढ़ाते थे। कारी मोहम्मद की 2 पत्नियां हैं। छोटी पत्नी को सरकार की तरफ से नौकरी दी गई है, वो ड्यूटी पर थी, तो बड़ी पत्नी ने बताया कि अब सारी जिम्मेदारी इन लोगों पर आ गई है। बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी भी इन्हीं पर है। मौलाना मोहम्मद इकबाल 2004 से ही मदरसे में पढ़ाते थे, यानी 20 साल से पढ़ा रहे थे। अब देश के गोदी मीडिया ने उन्हें आतंकवादी बता दिया। 8 मई 2025 को पुंछ जिला पुलिस ने साफ किया कि ये खबरें निराधार हैं और भ्रामक हैं। पुलिस ने देश को बताया कि मौलाना कारी मोहम्मद इकबाल सम्मानित शिक्षक और धार्मिक व्यक्ति थे, उनका किसी भी आतंकी संगठन से कोई संबंध नहीं था। इस मामले में FIR भी हुई है, मगर समझने वाली बात यह है कि क्या इन चैनलों के खिलाफ कोई एक्शन भी होगा? कभी होगा क्या? इस देश में कोई संस्था है क्या जो खुलेआम देशद्रोह करने वालों को सजा दे सके? क्या इस देश में कोई अदालत है? क्या उसमें बैठा कोई जज इतना हिम्मती है कि इतनी हिम्मत कर सकता है कि सत्ता और सेठों के पालतू चैनलों को सबक सिखा सके ताकि दोबारा ये लोग ऐसा काम न करें? ये इनका पहला काम नहीं है। अब तक देश में 11.5 साल में इन लोगों ने हजारों लोगों को इसी तरह से बदनाम किया है, प्रताड़ित किया है, मानसिक टॉर्चर किया है। हालांकि आप भी जानते हैं इन चीज़ों का परिणाम क्या होगा, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। वही ढाक के 3 पात, इन चैनलों के मालिकों का हजारों करोड़ रुपए लोन माफ हो जाता है। इन्हें बहुत सारे तरीके से लाभ पहुंचाया जाता है। जनता के टैक्स का पैसा इनके ऊपर लुटाया जाता है और बदले में ये देश को देते क्या है? नफरत, हिंसा, झूठ, फरेब और टोपी पहनाने का काम। उधर आम आदमी अगर 10-20 हजार का भी लोन ले और चुका नहीं पाए तो उसकी पत्नी को बैंक वाले उठा ले जाते हैं। इस खबर को देखिए, उत्तर प्रदेश के रामराज की कहानी है। झांसी में एक व्यक्ति जिसने 40,000 का लोन लिया था, 2120 रुपए प्रतिमाह की किस्त थी, जमा करनी होती थी। अब आप कल्पना करिए कि 40,000 का लोन लेने वाला आदमी कितना अमीर रहा होगा, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रही होगी और कमाई कितनी रही होगी। 2120 रुपए का लोन ये व्यक्ति भर नहीं पा रहा था। 11 किस्तें चुका चुके थे, 8 किस्तें अभी बाकी हैं, यानी इरादा है चुकाने का, चुका नहीं पा रहे हैं। फिर क्या हुआ? बैंक कर्मचारियों ने इस व्यक्ति की पत्नी को बंधक बना लिया और जब ये बैंक पहुंचा तो इसे कहा गया कि पहले पैसा लेके आओ, तब तुम्हारी पत्नी को छोड़ा जाएगा। जब तक पैसा जमा नहीं होगा पत्नी घर वापस नहीं जा पाएगी। मजबूर होकर इस व्यक्ति ने 112 डायल किया। पुलिस आई और पुलिस ने महिला को मुक्त कराया। हालांकि बैंक वालों का यह कहना है कि महिला खुद ही बैंक में बैठी थी, उसका पति किस्त की रकम लेने गया था। अब आप सोचिए कि पत्नी को बैंक में बिठाकर कौन 5 घंटे के लिए बाहर चला जाता है कि मैं किस्त लेके आता हूं, तुम बैंक में बैठे रहो। 5 घंटे तक कोई महिला बेमतलब बैंक में बैठी रहेगी? बहरहाल रामराज की कहानी तो आप वैसे भी जानते हैं। अब ये मत कहिएगा कि हजारों करोड़ रुपया जो धन्ना सेठ लेकर भाग जाते हैं, नीरव मोदी से लेकर ललित मोदी तक, विजय माल्या से लेकर अनिल अंबानी तक, इन सब का जो हजारों करोड़ रुपया देश की जनता का फ्रॉड का शिकार हो रहा है, तो इनकी पत्नियों को बैंक में बिठाने की हिम्मत भी है क्या? क्या किसी में है? कोई है बैंक कर्मचारी, बैंक मैनेजर जो इनकी पत्नियों को बिठा ले? बिठा सके तो बिठा के दिखाए। इसका जवाब है कि नहीं। वहां बिठाने जाएंगे तो उनके पूरे खानदान को बिठा लिया जाएगा और सरकार खुद ही बैठवा लेगी। बहरहाल देश में आम आदमी खाली टैक्स चुकाने के लिए बना हुआ है ताकि धन्ना सेठों का लोन माफ हो सके और नेताओं की राजनीति एकदम कंटाज चल सके। फिलहाल इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।